हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बहुत जल्द आपके स्कूल्स के अंदर अब पीटी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आइए यहाँ पर हम जो भी आपके क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉल साइंस से, तो उनके जो एमसीक्यू हैं, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनको हम आज लेकर के आए हैं। और इस मैराथन के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू। ठीक है, यहीं पर हम सारे चारों चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले जो हमने चैप्टर लिया है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। तो शुरुआत करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815। किसने करी थी भाई आपका, हम अगर बात करें किसने करी थी, अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन कहाँ पे आ रहा है भाई, आपके बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पे साथ साथ बताते जा रहा हूँ। अर्नस्ट रेनन बॉक्स के अंदर है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो उस बॉक्स में अर्नस्ट रेनन के बारे में इन्फो गिवन है। ड्यूक मेटरनिच, विक्टर इमैनुअल और ओटो वन बिस्मैरिक। विक्टर इमैनुअल तो भैया रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। आपका ये तो किंग हो गए हमारे। ओटो वन बिस्मैरिक तो आपका जर्मनी और इटली का जब यूनिफिकेशन चल रहा है, स्पेसिफिकली जर्मनी का, वहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो वियना कांग्रेस किसने करी थी भाई होस्ट, आपका ड्यूक मेटरनिच ने। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी। बढ़े आगे। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स तो हम अक्सर 9th क्लास में पढ़ करके आए थे। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ट्रीटी ऑफ लॉसेन। तो यहाँ पे ग्रीस की बात हो रही है। ग्रीस कहाँ पर आ रहा है भाई, आपका जुलाई रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा था हमारा एनसीईआरटी के अंदर, हम जब पढ़ रहे थे। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद क्या आता है, ग्रीस को आज़ाद कराने की बात होती है। और उसमें आपका ट्रीटी कौन सी थी यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आंसर विल बी द ऑप्शन सी। What was the main aim of the Treaty of Vienna? Treaty of Vienna का क्या मेन एम था, टू स्टार्ट अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी, टू रिस्टोर मोनार्की ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, टू डिवाइड जर्मनी अमंग द मेजर पावर, टू स्टेब्लिश द सोशल स्टेट। ट्रीटी ऑफ वियना, ड्यूक मेटरनिच ने जो है आपका, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने वियना के अंदर आपका एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग रखी, जहाँ पे क्या मकसद था आपका, टू रिस्टोर मोनार्की ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। ठीक है, वापस से उसी फेज में आ जाना। नेपोलियन ने जो बदलाव करे, जो आपने नेपोलियन कोड के अंदर पढ़े थे 1804, उन सबको हटा करके वापस से पुराने वाले फेज में जाना। अच्छा, फिर इसी के अंदर एनसीईआरटी में हमने देखा था कि इन्होंने फ्रांस के आसपास अलग अलग बाउंड्रीज सेट कर दी थी। तो जब आप ये एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में उस पैराग्राफ को भी यहाँ पे पढ़िए कि किस तरीके से आपका बाउंड्रीज सेट करी गई थी। जैसे रशिया में आपका पोलैंड की बात करी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजली नोन एज, बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। द फ्रेंच कोड, नेपोलियन, यूरोपियन और लिबरल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। यहीं पर मैं बता दूं, ये कई बार बोर्ड के अंदर भी आ चुका है 3 मार्क्स के अंदर। भाई नेपोलियन कोड के फीचर्स बताइए, तो इसी के साथ साथ आपको इसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी, ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया था, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया था, ठीक है। ये सब आपका नेपोलियन कोड के अंदर दे रखा है। Who was described as the most dangerous enemy of our social order by ड्यूक मेटरनिच। अब ड्यूक अंकल ने किसको बोला था कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है, नेपोलियन बोनापार्ट, ग्यूसिप मजीनी, लुइस फिली और जॉन गोटरफ्राइड। अब ये जॉन गोटरफ्राइड हर्डर तो आपका रोमांटिसिज्म के अंदर आ रहे हैं, लुइस फिली को तो हमने बाद में किंग बनाया था, ठीक है। अब तो आंसर क्या बचा अपना, ग्यूसिप मजीनी। ग्यूसिप मजीनी की हम अगर बात करें तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, जेनोआ के अंदर। और यहाँ पे उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप और यंग इटली। ये बहुत बार एमसीक्यू आपसे पूछा जा चुका है कि ग्यूसिप मजीनी ने कौन सी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया इन 1834 वाज जुल्वरीन, कार्बोनारी,
यंग इटली और जैकोबिन क्लब। तो यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन है अपना, क्या आंसर रहेगा? जुल्वरीन। सर ये जुल्वरीन कैसा वर्ड है? ये आपका यूरोपियन लैंग्वेज में जो उनकी लैंग्वेज होगी वहाँ पे उन्होंने कस्टम यूनियन को बेसिकली बोला जाता है जुल्वरीन। ठीक है, क्या थी वह जुल्वरीन? हमारी कस्टम यूनियन। और किसके इनिशिएटिव पे बनी थी? रशिया। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, प्रूशिया के इनिशिएटिव पे जुल्वरीन थी। और यहाँ पे फिर हमने करेंसीज को 30 से कितना कर दिया था? कम। 30 से करेंसी कितने पे आ गई थी? 2 पे। और ट्रांसपोर्ट जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे उनको भी हमने हटा दिया था। आइए आगे देखते हैं। वॉट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स फोन बाय जर्मेनिया सिम्बलाइज? अब आपके एनसीईआरटी में ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है जहाँ पर अलग अलग जर्मेनिया के क्या दे रखे हैं, फीचर्स की बात की गई है। वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। दैट ब्लू बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत बार 10th बोर्ड में आपके इस बॉक्स से क्वेश्चंस आ चुके हैं। एलिगरी करके जो टॉपिक है हमारा, जहाँ पे जर्मेनिया की और क्रिश्चियन मैरियन की बात की गई है, वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स में देखिए, पीस, रेडीनेस टू फाइट, विलिंगनेस टू मेक पीस और हीरोइज्म, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर करेक्ट क्या रहेगा आपका? हीरोइज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉक्स आप सभी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके आगे स्टार लगा लेना और आपको इसके फीचर्स पता ही होने चाहिए। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वन वास। आपका क्लियर कट आंसर क्या रहेगा? बल्कान, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारे नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट टॉपिक है। और कई बार ये 5 मार्क्स के अंदर आपका पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। सभी बच्चों को ये टॉपिक, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, कई बार बच्चा वहाँ तक जनरली पढ़ता ही नहीं है, सोचता है लास्ट टॉपिक है, बट ये कई बार आपका PYQ है, बोर्ड के अंदर आया हुआ सवाल है। हमें इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहीं पर एक और, जब अपन बल्कान की बात करें तो स्लाव, कई बार ये भी MCQ में आ जाता है। व्हाट इज स्लाव? कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्लाव क्या होता है। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर इज द बल्कान। द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? लॉयलिटी, फ्री, इक्वालिटी एंड द लॉ। तो आंसर इज, लिबर का मतलब होता है फ्री। अब अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है? लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखें तो आपका पॉलिटिकली, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? और फॉर मिडिल क्लास। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो केवल हमें यह पता हो कि लिबेर का मतलब फ्री है, ये तो MCQ हो गया। बट यहाँ पे हमें, जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिडिल क्लास लिबरलिज्म को कैसे डिनोट कर रहा है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस डेफिनेटली जो मैं बोल रहा हूँ वो कभी ना कभी आपके बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, या आपका जो अब आगे स्कूल्स में भले हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, उसमें भी पुटअप हो सकते हैं। आते हैं आगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ। बहुत बार ये आपका क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल। रशियन रेवोल्यूशन तो हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके थे, जार निकोलस II, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमने 9th में पढ़ा था, बट वो 10th में कनेक्टेड है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो इसी चैप्टर में आगे दे रखा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगेन अपन रशियन रेवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर है क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी। हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन 1871। जर्मनी की बात हो रही है, तो जर्मनी के किंग कौन थे भाई? विलियम I, विलियम II, पैट्रिक विलियम IV और ओटो वैन बिस्मैरिक। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। ये मैं कई बार अपने बच्चों को बताता भी हूँ क्लास के अंदर। 4, 1 एंड 2। 4 किसको कनेक्ट कर रहा है?
फ्रेडरिक विलियम फोर को। ठीक है, आपका जब लुइस फिली चले जाते हैं छोड़ करके, तो उसके बाद आपका 848 मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं, नए किंग को बनाने के लिए वहाँ पे शपथ रखवाते हैं, और उसके लिए किसको इनवाइट किया जाता है, फ्रेडरिक विलियम फोर को। बट वो मना कर देते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एंटर नहीं होऊंगा, मुझे तो सिंपल मोनार्की रहना है। ठीक है, अब बात आती है जर्मनी की। तो जर्मनी में आपके कौन थे, काइसर विलियम वन। और इटली की बात करें तो यहाँ पर कौन थे, विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, 1871 जर्मनी और 1861 इटली। फिर से बोल रहा हूँ, आराम से इसको वीडियो को जब आप देख रहे हैं ये ट्रिक याद रखें, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, अब नहीं रहेगा इसके बाद वीडियो देखने के बाद। 412 सबसे पहले फ्रेडरिक विल्हेम फोर मना कर दिया, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देन जर्मनी का यूनिफिकेशन काइसर विलियम वन, और इटली का यूनिफिकेशन विक्टर इमैनुअल टू। ईयर 1871 1861। हमारी बुक में पहले क्या दे रखा है, जर्मनी, बाद में इटली दे रखा है, ऐसे भी अपन इसको याद रख सकते हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड आपका आयरलैंड, वेल्स, फ्रांस और स्कॉटलैंड। एक्ट ऑफ यूनियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, कई बार ये ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहाँ से आया है ये, कौन सा टॉपिक है आपका, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। और इसी को कई बार क्या कहा जाता है आपका, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ प्रूशिया जंकर्स या प्रूशियन जंकर्स। कौन थे जंकर्स भाई, देवर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की बात तो सबसे पहले हुई है इस चैप्टर में। कौन थे भाई आर्टिस्ट, अपने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो इमेज थी, क्या नाम था उनका, जल्दी से बताइए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कौन थे उन आर्टिस्ट का नाम, जल्दी बताइए। देन आपका देवर लार्ज लैंड ओनर्स, देवर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, देवर फैक्ट्री वर्कर्स। तो क्या आंसर रहेगा आपका, लार्ज लैंड ओनर्स। किसका साथ दे रहे थे जर्मनी के यूनिफिकेशन में, किंग का। ठीक है, किंग का साथ दे रहे थे, जंकर्स इनको बोला जाता था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका जो इस चैप्टर में फर्स्ट इमेज दे रखी है जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है आपका, वहाँ पर वो कौन से फ्रेंच आर्टिस्ट थे। मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट भी दे दिए, ही वॉज द फ्रेंच आर्टिस्ट। In which year did the Habsburg Empire grant more autonomy to the Hungarians? 1848, 67, 1815 और 1871? It will be 1867। देखिए हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर टाइमलाइन बनी हुई नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं फुल मार्क्स लाने से। हिस्ट्री के अंदर जब तक आपने टाइमलाइन नहीं बनाई, उस टाइमलाइन को जहां आप पढ़ते हैं वहां पर नहीं लगा रखा है, तब तक आप कहीं ना कहीं प्रॉपरली तैयारी नहीं कर रहे हैं। टाइमलाइन बहुत हेल्प करती है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। बट एज फॉर नाउ अगर हमारे पास टाइमलाइन है, अगर हमें पता है, तो आप चैप्टर में इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। Who led the movement to unite the regions of Italy? इटली के यूनिफिकेशन में कौन थे भाई, आपका केवर, ग्यूसिप गैरिबेल्डी, ग्यूसिप मजीनी, विक्टर इमैनुअल टू। तो ये तो राजा ही थे भाई हमारे, 412 भी पढ़ाया था ना। तो फिर ग्यूसिप मजीनी ने तो स्टार्टिंग करी थी, तो कौन थे भाई, किसने स्टार्ट किया था, हमारा आंसर क्या रहेगा, केवर। और फिर साउथ में कौन थे, ग्यूसिप गैरिबेल्डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866? ये आपका बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। और देखते हैं क्या ऑप्शन है, सर्दिनिया, पीडमोंट, वेनिशिया, सिसिली और पैपल स्टेट। तो आंसर इज वेनिशिया। तो ये सर कहाँ पर मिलेगा, ये जब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको जो इटली का यूनिफिकेशन है, जो आपको इमेज दे रखी है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्लियर हो पाएगा कि भाई आपका ये वेनिशिया क्या कर लिया था इन्होंने,
पार्ट हो गया था इटली का। दैट द क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट इमेज। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से क्लास में दैट आपके जो सोर्स हैं, जो इमेजेस हैं हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली, वो इम्पॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, और बोर्ड ने ऐसा ही किया, आपका इस पर क्वेश्चन आ गया। और कई बच्चे ये जब क्वेश्चन आया था तो इसको गलत कर आए थे कि सर ये तो हमें समझ ही नहीं आया कहाँ से आया है, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया एलिगरी, द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, olive branch around the sword symbolizes which one of the following? Being free, heroism and strength, willingness to make peace and beginning of a new era। भाई स्वॉर्ड तो, तलवार तो उनके पास है ही, बट साथ में क्या रख रखी है? ऑलिव ब्रांच, तो विलिंगनेस टू मेक पीस। तो ये सेकंड क्वेश्चन है उसी टेबल से जो मैंने अभी बोला कि आपको क्या होनी चाहिए, लर्न। ठीक है, चलिए वापिस से देखें अपन, आगे बात करें। असर्शन रीजनिंग, कई बार बच्चे बोलते हैं सर असर्शन रीजनिंग हमारी गलत हो जाती है। कोई बात नहीं, असर्शन रीजनिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कंसेप्चुअली चैप्टर क्लियर है तो आप फिर आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये भी पहले बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आप पुटअप कर रहा हूँ। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बल्कान। रीजन क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो डेफिनेटली क्या बन रहा है, ये इस असर्शन का रीजन यहाँ पर बन रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ए। ठीक है, ये भी PYQ है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब भाई अगर अपन बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है हर साल। हम जो पैटर्न देख रहे हैं लेटेस्ट कि वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इवेंट्स को क्या करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका नेपोलियनिक वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस और स्लाव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। तो ये तो सबसे आखिरी हो गया, ये तो बल्कान के अंदर अपन अभी बात करके आ रहे हैं बार बार। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं एक बार। 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4। 1 नेपोलियनिक वॉर सबसे पहले हुआ था अपना, तो 1 कहाँ पे आ रहा है भाई, और 4 कहाँ पे आ रहा है लास्ट, तो आंसर बन रहा है आपका बी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कभी अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आते बट 2 भी आते हैं, 1 भी आता है, तो कनेक्ट करो ऑप्शन से, कई बार आंसर आराम से आपका यहाँ पे बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे हम प्रैक्टिस और कराएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या चल रहा है पेपर्स के अंदर। असर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करने के लिए क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, तो हमें जो नया पैटर्न है उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट? तो भैया नाम तो इसके अंदर बताया ही नहीं गया इस MCQ के अंदर में, तो आपको ही बताना पड़ेगा कि क्या नाम था उन फ्रेंच आर्टिस्ट का। आपका हम अगर देखें तो इट वाज द थीम क्या थी? अच्छा थीम पूछिए डायरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, ट्रू डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये अपना आंसर है बेटा डी। ठीक है, ये हेडिंग भी है, या बेसिक हम कह लें उस इमेज के नीचे ये आपको हेडिंग दे रखी है। चलिए आगे बात करें। होमवर्क क्या है, क्या बताना है कमेंट में? नेम ऑफ दैट फ्रेंच आर्टिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो ये आपका सेकंड चैप्टर मान लें, या सेकंड पार्ट मान लीजिए। मैं सेकंड चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, सेकंड पार्ट किसका है? इकोनॉमिक्स का। और चैप्टर कौन सा है हमारा? फर्स्ट डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। नाउ वी आर कवरिंग द इकोनॉमिक्स पार्ट एंड द चैप्टर इज नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। What is the most common indicator used to measure the economic development of a country? Literacy rate, health status, per capita income and the population growth। तो एज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो आपका आएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये भी यहाँ पे देख लो आप,
कई बार पर कैपिटा इनकम पे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। और लिटरेसी, हेल्थ, तो ये सब तो किस में आता है, फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पढ़ेंगे अपन उसको भी आगे। आइए, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स अगेन पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अपन ऑल ऑफ द अबव पर डिनोट करेंगे। पर कैपिटा इनकम हमको पता है, अभी हम सॉल्व करके आए। लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस भी कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर अगर ऑल द अबव आ गया है तो आई विल मार्क ऑल द अबव। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन इशू करता है भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक, ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, हमको तो UNDP दिया हुआ है सर बुक के अंदर, तो UNDP इज योर आंसर। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम, एवरेज इनकम, नेशनल इनकम एंड ग्रॉस इनकम, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज इनकम। डेवलपमेंट में ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस एज कंपेयर टू द हिस्ट्री चैप्टर डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ HDI एज पर NCERT ट्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्लियर अपन ने मेंशन कर दिया है, तो अपनी टेबल के हिसाब से कौन इंडिया से ऊपर है अभी, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। श्रीलंका क्या रैंक है HDI की अभी, 20, 26, 27 की अगर अपन NCERT देखें तो 130 रैंक आ रही है। कई बार रैंक भी आपसे पूछ लेते हैं, HDI की रैंक क्या है, इट इज़ 130। चलिए आगे देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज IMR लोएस्ट। अब ये जो आपकी टेबल दे रखी है ना डेवलपमेंट में, दो टेबल दे रखी है, एक तो पर कैपिटा इनकम की है और नीचे जो टेबल दे रखी है उसमें फिर आपका लिटरेसी रेट, IMR, नेट अटेंडेंस रेशो बता रखा है। ठीक है, तो IMR किसकी लोएस्ट है, बिहार, केरला, UP, पंजाब, केरला की। केरला तीनों में ही परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ठीक है, एज पर द टेबल दैट इज गिवन इन योर NCERT। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई केरला हैज लो IMR, ये आपका NCERT में ही दे रखा है, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रा की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो ये फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बेटर हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है भाई, लिटरेसी रेट की बात की गई है, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव, देन सेकंड में 18 एंड अबव है, थर्ड में हु कैन रीड एंड राइट, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल। तो भैया 7 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है तो वो लिटरेट कहलाएगा। साक्षरता दर क्या बोलते हैं हिंदी में, साक्षरता दर। नेट अटेंडेंस रेशो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। तो आपका ऑप्शन है 6 to 10, 10 to 12, 15 to 17, 18 to 21। तो आंसर है 15 to 17। अच्छा, आपके पास अगर पुरानी NCERT है तो वहां पर ये आ रहा है 14 से 15 ईयर। तो बेटा जिसके पास पुरानी NCERT है इसको करेक्ट कर लेना। आप बोलोगे सर हमारी NCERT में तो नहीं है ऑप्शन, क्योंकि आपकी NCERT पुरानी है, वहाँ पे 14 to 15 है। 26, 27 की जो लेटेस्ट NCERT है वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, तो इट इज़ 15 to 17 ईयर। तो इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वर्ल्ड बैंक, तो भैया वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये तो डॉलर की बात करेगा, यहाँ पे डॉलर की बात करेगा। तो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिच कंट्रीज़ के लिए, पुअर कंट्रीज़ के लिए और इंडिया के लिए। तीनों क्राइटेरिया जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारे NCERT में। यहाँ से सीधा सीधा MCQ आपके पेपर में इस साल जो होएगा बोर्ड उसके अंदर पुटअप हो सकता है। मार्क कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स, हो सकता है यहाँ से आपका इस बार MCQ आ जाए। ठीक है, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर NCERT डेटा। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा,
केरला। तो भैया अपने बॉक्स में क्या है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बता रखी है। वाई डज केरला हैव अ लो IMR? अच्छा वो क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने अभी आपसे पुटअप किया था, तो इसमें सीधा ही मैं सीधा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, सेकंड पूरा पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। ये क्वेश्चन आपका देखिए आ गया यहाँ पे वापस से, वाई केरला इज लो IMR? तो इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। बढ़े आगे, चलो। मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल? तो आपका ये पब्लिक फैसिलिटीज कौन सा है टॉपिक आपका, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज से आपका ये टॉपिक आया है। और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव पे अपन टिक कर देते हैं, दिस इज द अप्रोप्रिएट वन। BMI की बात करें, यूज टू कैलकुलेट हाइट ऑफ अ पर्सन, नरिशमेंट लेवल, BP, ब्रेन कैपेसिटी, नरिशमेंट लेवल, बॉडी मास इंडेक्स। इसका क्या फॉर्मूला है बताइए भैया, क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऊपर kg आता है क्या या नीचे मीटर आता है क्या? ठीक है, बताइए फटाफट से। BMI आंसर है नरिशमेंट लेवल। टू कैलकुलेट BMI डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन इन kg बाय, अब अच्छा अनदर क्वेश्चन देन BMI से अपन ने पुट कर लिया है, स्क्वायर ऑफ द हाइट, हाइट इन मीटर, एज ऑफ द पर्सन, स्क्वायर रूट ऑफ द वेट। तो आंसर विल बी स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। आप अपना खुद का भी जब ये वीडियो देख रहे हो तो BMI निकाल सकते हो और पता कर सकते हो कि भाई हम अंडर नरिश्ड हैं, नॉर्मल है या आपका ओवर नरिश्ड है। इफ अ पर्सन BMI इज लेस देन 18.5 तो वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट, अंडर नरिश्ड, हेल्दी या ओबीस। 18.5 से कम है तो इट विल बी अंडर नरिश्ड। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई जमीन के अंदर जो पानी है वो क्या है, हर साल बरसात हो रही है तो उससे पानी जा रहा है जमीन के अंदर, तो इट विल बी नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल। इट विल बी रिन्यूएबल, रिन्यू हो रहा है हर साल ग्राउंड वाटर हमारा। क्रूड ऑयल क्या है भाई, इस पे जो दो केस दे रखे हैं हमारे उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। और अभी अपन अगर देखें लेटेस्ट ट्रेंड तो 1-2 साल पहले बोर्ड के अंदर जो आपका डेवलपमेंट चैप्टर है वहाँ से केस स्टडी आई थी। ठीक है, तो NCERT का हर पार्ट हमें अच्छे से पढ़ना है। मोरल ऑफ द स्टोरीज, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना कि ये तो केस है, ये तो एग्जाम्पल है, हम क्या करें इसका, इससे तो नहीं आता होगा, वहीं से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो क्रूड ऑयल हमें पता है, हम क्लास 10th में आ गए हैं, तो क्या है भाई ये सीधा सीधा हमारा नॉन रिन्यूएबल है। और अभी तो क्रूड ऑयल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपने सुना होगा, और क्रूड ऑयल की दाम बढ़े तो हमारे इंडिया में हम अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पेट्रोल के, डीजल के प्राइस हाइक हो गए थे। तो ये तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अपना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, प्रेजेंट डेवलपमेंट ओनली, फ्यूचर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये लो साहब सी आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी दे रखा है और इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। तो आंसर इज नंबर ऑप्शन सी। इंडिया की HDI रैंक क्या है आपका 21-22, ये आपका लेटेस्ट जो बुक आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आंसर है 130। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था जब हम इसको MCQ सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अब आ गया है आपका पार्ट नंबर 3। तो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, सत्ता की साझेदारी। सर ये क्या बोल दिया आपने, इट इज़ पावर शेयरिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजॉरिटी ग्रुप इन श्रीलंका। श्रीलंका में तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन थे, सिन्हाला। किधर है सिन्हाला भाई, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल, मुस्लिम और सिन्हाला कितने परसेंट थे, 74%। एक बार एक बच्चे ने बोला सर मुझे कैसे याद होगा, मैंने बोला बेटा इंडिया को आज़ाद कब हुआ था, 1947 में।
इसी को उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 74। बोला सर अच्छी ट्रिक है आपकी, याद रहेगा। मतलब ठीक है, हमें तो वैसे भी इसको याद रखना ही है और याद रहता भी है, बट स्टिल किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा हो तो इस ट्रिक को इस्तेमाल कर लीजिएगा। बेल्जियम की बात हो रही है भैया यहाँ पे। द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स हैड अ पॉपुलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ, तो अपन अगर बेल्जियम की बात करें पहले, तो यहाँ पे फ्लेमिश, वलोनिया, चलिए बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो आपका ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। क्या है? फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले कितने हैं? 59%। वलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? 40%। एंड अदर कितने हैं? 1%। सर अब कैपिटल की बात करें अपन ब्रुसेल्स की, आइए ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में बात करें तो आपका 80% और 20%। 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच। तो आपका 80% फ्रेंच और 20% डच, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपको पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन कई बार आपका बोर्ड में आया हुआ है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम पूछ लेते हैं या फिर एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पूछ लेते हैं। श्रीलंका की बात करें तो 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है, इसमें से 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। एक्ट ऑफ 1956 वाज पास इन श्रीलंका टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू तमिल। ये तो होना ही नहीं था, अगर ये हो जाता तो सिविल वॉर क्यों होता। रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूट द पावर। तो भैया ये लो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका की बात करें इंडिपेंडेंट हुआ कब हुआ भाई? 1948। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ये भारत आज़ाद हुआ था 47 में, यहाँ पे 48 की बात की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू बन रहा है कि भाई कब बना था ऑफिशियल लैंग्वेज, कब हुआ था? 1956 में। तो एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है, ये ईयर पूछ लें आपसे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हमने 3 एमसीक्यू कर लिए, 2 एक्स्ट्रा हो गए, एक के साथ 2 फ्री। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क्स में। बाय पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके हमें पता होने चाहिए मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। इसमें आपके 3 पॉइंट हैं, इस पार्ट में आपके 3 पॉइंट हैं। तो ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई की वजह बढ़ाएगा क्या? कैसी बातें करते हो? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सही लग रहा है अपने को। एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी, गलत बात। डिस्टेबलाइज, गलत बात। तो क्या हो गया आंसर? बी। बी को लॉक कर दिया। आगे बढ़ाएं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड द लोअर लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो ये तो वर्टिकल हो गया। किधर है भाई वर्टिकल डिवीजन? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल की बात करें तो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कहाँ से उठा ये टॉपिक? क्या है आपका? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, आपको अगर इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव हैं, तो आप ई सरल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने शॉर्ट्स बना करके डाल रखे हैं, ऑलरेडी वो अवेलेबल हैं। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर इन चारों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो अवेलेबल हैं। उनको देखिए और अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा एनरिच करिए, अपनी तैयारी को और जोरदार बनाइए। चलो, इन विच ईयर डिड द बेल्जियम अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 4th टाइम टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर? 1970 to 80, 1970 to 93, 90 to 95 and 85 to 87. The answer is 1970 to 93. टॉपिक क्या है फिर आपका? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। और इसमें फिर आपके पास ये 5 मार्क्स में आता है,
यहाँ पे हमारे को 4 पॉइंट्स बनाने हैं और जो 4th पॉइंट है उसमें एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज पे काम होता था, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। याद कर लेना, ये ट्रिक है हमारी। सेल, कम्युनिटी गवर्नमेंट में कौन से सब्जेक्ट कवर थे, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज। कैसे याद करना है, सेल। अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज कलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, सिटीजन्स ऑफ बेल्जियम, द पीपल लिविंग इन ब्रुसेल्स, द लीडर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम अंडर विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमें बता रखा है हमारी बुक में, दैट इज योर, देखते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। तो आंसर है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, तो घबराना नहीं है, हमें उसके बारे में अंतर पता होना चाहिए। हु लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका, या व्हाट लेड टू सिविल वॉर, द डिमांड फॉर अ सेपरेट डच स्टेट, द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, द टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड द जर्मन। जर्मन कहाँ से आगे भाई यहाँ पे, और यूएन का इंटरवेंशन तो है ही नहीं, तो आंसर है आपका बी। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। तो आपकी एनसीईआरटी में जो साइड में ग्लॉसरी दे रखी है, ग्लॉसरी में क्लियरली मेंशन है अबाउट मेजोरिटेरियनिज्म। जब एक ग्रुप अपने आप को डोमिनेट करता है दूसरे ग्रुप पे, तो उसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूडेंशियल रीजन। मैंने अभी पढ़ाया था ना मोरल और प्रूडेंशियल, तो प्रूडेंशियल रीजन पूछा है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं। इंश्योर द स्टेबिलिटी, हाँ। इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर एथिकल, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, तो आंसर है आपका बी। इन ए डेमोक्रेसी power is shared among different political parties that represent different caste, different religions only, different ideology and social groups, या only the majority population। पॉलिटिकल पार्टी की हम अगर बात कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपका डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप, सबको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी। Which language is spoken by the majority of the people in the Flemish region? फ्लैमिश अपन ने अभी पढ़ा था, फ्लैमिश में क्या आ रहा था आपका, डच। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ डी। तो डच कहाँ पर है भैया, बी ऑप्शन में। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज ऑफन हेल्पफुल फॉर द माइनॉरिटी, सस्टेनेबल फॉर द नेशन, डिस्ट्रक्टिव फॉर बोथ मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी, द बेस्ट वे टू रन अ डेमोक्रेसी। द आंसर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर बोथ मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी। टायरनी का मतलब क्या होता है सर, ये बताइए। इट मीन्स जब आपका कोई क्या कर रहा है, निरंकुश शासन कर रहा है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं एक छत्र राज, या हमने पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिक पावर्स। टायरनी जब आप निरंकुश शासन कर रहे हो या एक छत्र राज कर रहे हो, तो ये क्या रहता है, हमारे लिए गलत रहता है। When power is shared by 2 or more political party, तो इसको क्या कहा जाता है, फेडरल, कम्युनिटी, कोएलिशन और यूनिटरी। तो द आंसर इज कोएलिशन गवर्नमेंट। जब 2 से ज़्यादा पार्टीज, कहाँ पे दे रखा है भाई, बड़े आगे, कोएलिशन गवर्नमेंट। जब 2 से ज़्यादा पार्टी क्या कर रही है, मिल करके सरकार बना रही है, तो इट इज कोएलिशन, गठबंधन की सरकार। द टोटल एरिया, अच्छा टोटल एरिया आ गया, तो ये हो गया अपना आखिरी पड़ाव पर आ गए बेटा अपन, थक गए हो तो पानी पी लीजिए। 4th पार्ट ज्योग्राफी, और चैप्टर कौन सा है आपका, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस। अच्छा, तो फिर ये तो क्या कहलाएगा आपका, विल इट बी नेट सोन और ग्रॉस क्रॉप्ड, या फिर फैलो या वेस्टलैंड। मोर देन वंस की बात हो रही है तो इट विल बी ग्रॉस क्रॉप्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पीटी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन। ओवरग्रेजिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या बंगाल और बिहार। ओवरग्रेजिंग की हम अगर बात करें तो इट विल बी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एक होता है माइनिंग, ठीक है, एक इन्होंने दे ही दिया ओवरग्रेजिंग,
और एक होता है ओवर इरिगेशन। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। झारखंड उड़ीसा तो माइनिंग में चल जाएगा, पंजाब हरियाणा के अंदर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, माइनिंग को कैसे याद रखना है, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता दूं एक, आप बोले तो 36 घंटे मौज। तो 36 से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। आपका इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं आपका माइनिंग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। माइनिंग साइट्स लेफ्ट अबंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट कॉज फॉर सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब माइनिंग ज़्यादा कहाँ पे हो रही होगी भाई? गुजरात, पंजाब, झारखंड और केरला। झारखंड में हो रही है हमारी ज़्यादातर माइनिंग। तो ऑप्शन इज सी। विच सॉइल टाइप इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है भाई? अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी में। इसका मैं एक मैप पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं यूट्यूब के। जो आपका इम्पॉर्टेंट मैप है, जो कि आपके हाफ ईयरली तक मैंने कवर किए हैं, उस वीडियो को देखिए और अपना मैप वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। अलूवियल सॉइल इज क्लासिफाइड एज बंगार एंड खादर बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स? कलर, मॉइस्चर कंटेंट, एज और केमिकल कंपोजिशन। तो एज के बेस पे फ्रेश जो है वो खादर कहलाएगा और जो ओल्ड सॉइल है वो बंगार कहलाएगा। विच सॉइल इज ऑल्सो वाइडली नोन एज रैगर सॉइल? रैगोर बोल दो, रैगर बोल दो। कौन सा सॉइल कहलाता है बेटा? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किस में काम आता है भाई? कॉटन सबसे ज़्यादा किस पे ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल पे। कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। लैटराइट लैटिन वर्ड है लैटर, और इसको क्या बनाने में काम आता है आपका? ब्रिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज गली इरोजन मोस्ट कॉमन? गली इरोजन कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? जो कि बैडलैंड बना रहा है, चंबल बेसिन, गैंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू। चंबल बेसिन में। चंबल के भीड़ आपने सुने होंगे, आपकी एक इमेज भी दे रखी है एनसीईआरटी में। What is the method of growing strips of grass between the crops to break the force of the wind called? Contour plowing, terrace farming, strip cropping और shelter belt? Strip cropping। आपकी जब फार्मिंग कर रहे हैं तो एक पार्ट बीच में क्या कर दिया? लेफ्ट खाली छोड़ दिया, इधर भी खेती हो रही इधर भी खेती हो रही है, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। अच्छा, 5 years की बात हो रही है। इज कैटेगराइज्ड अंडर विच हेडिंग? करंट फैलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, बैरन और वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। द आंसर इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। आपको करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आपके एमसीक्यू बन गए इसी में। कल्चरेबल, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो का भी ईयर आपको पता होना चाहिए। विच बुक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अच्छा ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपना कौन सा है। आर कॉमन फ्यूचर, साइलेंट स्प्रिंग, स्मॉल इज ब्यूटीफुल और लिमिट्स टू ग्रोथ। स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमाकर ने करी थी ना गांधीयन फिलोसफी की बात, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ तक जो है हमने आज आपके जो हाफ ईयरली तक का पोर्शन जो है उसके अंदर जो एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं उनको कवर किया है। चारों ही जो हमारे पार्ट है सोशल साइंस के, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर्स थे उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करे हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।